हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। बेटा पिछले टर्न पे, पिछले लेक्चर पे जो हम लोगों ने पढ़ा वो ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने सीख लिया था सर्कल्स की इक्वेशन, कि हम पहचानते कैसे हैं कि कोई इक्वेशन सर्कल में लिखी है तो उसको हम देखते ही कैसे बेटा एज्यूम कर लेंगे कि ये एक सर्कल है। तो हमने तुम्हें जो पिछले टर्न पे बताया था बेटा, उसी के आगे शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा कि हमने तुम्हें सर्कल के बारे में बताया था कि अगर कोई सर्कल है, अपन लोग के पास कोई सर्कल है, ठीक, जिसके सेंटर जो है वो Z0 है और Z जो है बेटा वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं लाई कर रहा। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखनी होगी तो सबसे पहले हमें Z और Z0 के बीच की डिस्टेंस यानी बेटा रेडियस पता है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे बेटा? मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R। ये हमने तुम्हें पिछले टर्न पे बताया था। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R, जहां पर Z0 जो है बेटा वो सर्कल के सेंटर है और R जो है वो रेडियस है। तो ये तो थी बेटा स्टैंडर्ड एक जनरल इक्वेशन। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू R, ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 और रेडियस R है। पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें बताया था बेटा कि जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक इक्वेशन हमें इस टाइप की मिली थी, Z बार प्लस A बार Z प्लस AZ बार प्लस B इज इक्वल टू 0। सबको याद होगा बेटा, जहां पर A की वैल्यू जो थी वो माइनस Z0 थी और B की वैल्यू जो थी वो मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर थी। ये कहानी तो हम लोगों ने बेटा पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। सर्कल को पहचानने की ये कहानी तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। अब हम लोग आते हैं बेटा दूसरे लोकस पे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इलिप्स पे लाई कर रहा है या रेक्टेंगल पे लाई कर रहा है या स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है या पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो आगे के फर्दर बेटा जितने भी हमारे पास लोकस है हम उनको स्टडी करने वाले। तो जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कि अगर हमें कैसे पहचानना है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा कि हमें कैसे पहचानना है कि कोई सर्कल जो है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा सब लोग अपनी कॉपी में, कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए बेटा रेक्टेंगल। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए रेक्टेंगल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग रेक्टेंगल से कर रहे हैं। कैसे पहचानेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगल पे लाई कर रहा है? तो सबसे पहले अगर हमने बोला कि मान लीजिए बेटा एक ये कोई पॉइंट है Z जो कि कहां लाई कर रहा है? रेक्टेंगल में। तो इसकी इक्वेशन अब हम देखते हैं, कि किस टाइप की इक्वेशन रेक्टेंगल की इक्वेशन होती है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें बेटा, जो रेक्टेंगल की इक्वेशन होती है ना, वो होती है Z बार क्यूब प्लस Z बार Z क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक रेक्टेंगल की इक्वेशन आपके सामने लिखी है। ये एक रेक्टेंगल की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। इक्वेशन क्या है फिर से बोलिए जरा? Z बार क्यूब प्लस Z बार Z क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमने आपसे बोला कि देखिए एक इक्वेशन दी थी Z बार क्यूब प्लस Z बार Z क्यूब इज इक्वल टू 350। मान लीजिए एक ऐसी इक्वेशन दी हुई है और कोई आपसे पूछे कि यहां पर जो Z है बेटा उसका लोकस क्या है, Z का लोकस, तो तुमने देखा रे इक्वेशन में आ रहा है Z बार क्यूब प्लस Z बार Z क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो तुम केवल इक्वेशन देख करके बता सकते हो बेटा कि इस टाइप की इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, ये एक रेक्टेंगल की इक्वेशन है। अच्छा, अगर अब हम क्वेश्चन पूछे आपसे, अगर ये रेक्टेंगल है तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें। तो आप किस तरीके से निकालेंगे बेटा? जल्दी से देखना बेटा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो तुम बोलोगे सर Z बार कॉमन आ रहा है। Z बार कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा? Z बार का स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 350। अच्छा, अब हमने तुमसे बोला कि Z बार क्या होता है, तो तुमने बोला सर मॉड ऑफ Z स्क्वायर। अच्छा, Z बार का स्क्वायर करना, Z बार क्या होगा बेटा? X माइनस आयोटा Y।
सबको पता है अगर z जो है वो x प्लस आयोटा y है तो z बार जो होगा x प्लस आयोटा y है तो z बार जो होगा वो x माइनस आयोटा y होगा इज इक्वल टू 350। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी बेटा, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम तुमसे बोले कि मॉड ऑफ z स्क्वायर, तो तुम बोलोगे सर मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab से बेटा प्लस 2ab कैंसिल हो गया। जो बचेगा वो तुम्हारे सामने क्या होगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, अरे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए बेटा माइनस आ जाएगा बीच में। यहां तक भी समझ में आ गया होगा। तो अगर तुमने जैसे ही 2 कॉमन लिया तो आगे x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इज इक्वल टू 350। इसका मतलब तुमने देखा यार x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 जो आ गया वो 175 आ गया। ये नंबर 1 इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया। और हमने बोला अब देख करके बताओ बेटा, अच्छा जो ये इक्वेशन हमने लिखी है बेटा ये एक रेक्टेंगल को शो करती है, ये एक रेक्टेंगल को शो करती है जहां पर z जो है वो x प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y है, और x कॉमा y जो है बेटा वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर को। किसको करता है बेटा? रियल नंबर को, इंटीजर्स को, रियल नंबर एज वेल एज इंटीजर। तो डायरेक्ट तुम चाहो तो इंटीजर लिख दो बेटा, इसकी जगह क्या लिख दो? इंटीजर, जहां पर x कॉमा y जो है वो इंटीजर है। ये एक रेक्टेंगल को तभी शो करेगा जब z यानी x प्लस आयोटा y में x और y जो होगा बेटा वो एक रियल नंबर, वो एक इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। तो अब हमने तुमसे बोला अगर x और y यहां पर इंटीजर है तो अब तुम अपने मन से सोचो बेटा, क्या अगर इंटीजर है तो अगर x की वैल्यू 1 डाले तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है बेटा। क्यों? क्योंकि 1 की पावर 4 में से कोई नंबर तुम पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तो 175 तो कभी नहीं आएगा। अच्छा x की वैल्यू बढ़ करके 2 ले लो, 2 की पावर 4 यानी 16 में से कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे 175 नहीं आएगा बेटा। x की वैल्यू 3 ले लो, 3 की पावर 4 क्या होगा? 3 की पावर 4 81 में से कोई बेटा तुम नंबर पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तो कभी भी 175 नहीं आएगा। तो तुम एक काम करो बेटा, x की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते 4 ले लो। जैसे तुमने 4 लिया तुमने देखा अरे 4 की पावर 4 यानी 256 में कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें कि 175 आ जाए? तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बेटा। 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256 और 256 में अगर 81 सब्ट्रैक्ट करो तुम तो 175 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही तुमने x की वैल्यू 4 ली y की ऑटोमेटिक वैल्यू तुम्हें 3 मिल गई। बात समझ में आती होगी बेटा, x की वैल्यू 4 लेने पर y की वैल्यू 3 जैसे ही डालोगे 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 दैट इज 175। इक्वेशन जो थी वो सेटिस्फाई कर गई। इक्वेशन एक थी लेकिन हमें पता है x और y इंटीजर है, तो एक इक्वेशन से हमने 2 वेरिएबल निकाल लिए, x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। अच्छा पावर जो है बेटा वो इवन नंबर में, इसका मतलब x की जो वैल्यूज आएंगी वहां से यहां से वो +-4 और y की जो वैल्यू आएगी बेटा वो +-3 दोनों आ सकती है। अब तुम्हें समझ में आ गया यार कि 100% ये 4 लाइनें लिखी है बेटा, ये लाइंस की इक्वेशन है। पहली लाइन कौन सी है बेटा? फर्स्ट लाइन कौन सी है? तो पहली लाइन है x इज इक्वल टू 4, तो ये हमने बना दी x इज इक्वल टू 4 लाइन। दूसरी कौन सी लाइन है बेटा? x इज इक्वल टू -4, तो तुमने -4 लाइन बना दी। x इज इक्वल टू पहली थी बेटा +4 और दूसरी थी -4 तो तुमने x इज इक्वल टू 4 लाइन बना दी और x इज इक्वल टू -4 लाइन बना दी बेटा, x इज इक्वल टू -4 लाइन बना दी। अच्छा तीसरी लाइन कौन सी? जल्दी से देख करके बताओ, थर्ड लाइन कौन सी बेटा? y इज इक्वल टू 3, तो तुमने y इज इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ कर दी। और फोर्थ वन कौन सी है बेटा? y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3 लाइन तुमने ड्रॉ कर दी। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा कि 100% ये एक रेक्टेंगल बना रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा? एक रेक्टेंगल का फिगर बन रहा है, क्योंकि 4 लाइनें आई और इन 4 लाइनों ने मिलकर के क्या बना दिया? एक रेक्टेंगल बना दिया। और अगर इन्होंने 4 लाइनों ने मिलकर के एक रेक्टेंगल बना दिया तो अब तो इस रेक्टेंगल का एरिया तुम आसानी से बता सकते हो बेटा। जो क्वेश्चन था तुम्हारे सामने कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ।
यानी 8 इंटू 6 दैट इज 48, 48 स्क्वायर यूनिट, ये अपना आंसर आ गया। अरे लेंथ जो है तुम्हारे पास वो बेटा कितनी है, लेंथ बोलो जल्दी से, वो 8 यूनिट है, ये 8 है बेटा, और ये वाली बेटा ब्रेथ कितनी है, वो 6 है। तो बात समझ में आ जाएगी, 8 इंटू 6 कर दिया हमने तो 48 आंसर आ गया। तो आज के बाद से याद रखना बेटा, सर्कल की तीनों इक्वेशन हमने तुम्हें पिछले क्लास में बताई थी, आज भी डिस्कस कर ली। रेक्टेंगल की इक्वेशन होती है जेड जेड बार क्यूब प्लस जेड बार जेड क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर जो जेड है बेटा वो x प्लस आयोटा y है, और x और y की जो वैल्यू है बेटा वो 100% इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। तो ये बातें तुम्हें सारी चीज बेटा, सारी चीजें सीखने को तब मिलेंगी जब तुम्हें ये चीजें पता चलेंगी बेटा, इसके बारे में बेसिक नॉलेज तुम्हें पता होगी कि ये इक्वेशन किस चीज की लिखी है। तो ये इक्वेशन बेटा रेक्टेंगल की लिखी है। किसकी लिखी है, रेक्टेंगल की लिखी है। इतनी कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अगला टॉपिक पढ़ते बेटा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो ना, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हम लोग, कैसे पहचानेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इलिप्स पे लाई कर रहा है। कैसे पहचानेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इलिप्स पे लाई कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करने, तो धीरे धीरे बेटा अपने अपने हथियार को, अपने शस्त्र को बढ़ाएंगे हम लोग, ताकि जब मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन आए तो हमसे देखते ही हमें समझ में आए कि अच्छा इसमें यह काम करना है। तो वो तभी हो पाएगा बेटा जब तुम्हारे पास सारी थ्योरी मौजूद होगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल इन थ्योरी से रिलेटेड हम लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। तो जल्दी से आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में, कैसे पहचानेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इलिप्स पे लाई कर रहा है। उसके पहले बेटा एक बार जरा मैं डिलीट मार दूं सारी चीजें, क्योंकि पेज ज्यादा यूज हो गए, पिछली क्लास के भी यूज हो गए, तो जरा एक बार डिलीट मार देता हूं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं बेटा, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं जल्दी से, कैसे पहचानेंगे इलिप्स है। तो जल्दी से देखना बेटा, अब सिंगल मिनट का समय दो, जरा सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, चलो खैर। तो अब देखते हैं बेटा कैसे पहचानेंगे कि हम लोग इलिप्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, इलिप्स। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के बेटा इस बात को देखना कि तुम्हें इलिप्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। किसके बारे में बेटा, इलिप्स के बारे में। इलिप्स के बारे में तुम्हें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो देखते हैं बेटा, देखो बेसिक क्लास है, तुम्हें इलिप्स के बारे में बहुत सारी जानकारी पहले से पता होनी चाहिए। जो छोटी मोटी जानकारी है मैं पहले भी बता देता हूं बेटा, कि अगर हमारे पास कोई इलिप्स है तो इलिप्स का फिगर इस टाइप का बनता है। सबको पता होगा बेटा, इलिप्स के दो फोकस है, ये है पहला फोकस, इसको हम बोलेंगे F1, ये है दूसरा फोकस, इसको हम बोलेंगे F2। ये है इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी बेटा इलिप्स की। ये है इलिप्स के सेंटर 0,0, ये है बेटा मेजर एक्सिस, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है A1। इसी तरीके ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है B1। तो अब तुम सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अब इलिप्स के बारे में तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, मिनिमम बात कि इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A,0, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा A1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A,0, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -A,0। जो फोकस है बेटा वो है AE,0 और -AE,0, AE,0 और -AE,0। इतनी बात भी सबको समझ में आती होगी। तो AA1 जो है बेटा वो मेजर एक्सिस है, AA1 क्या कहलाती है, मेजर एक्सिस, और BB1 क्या कहलाती है, माइनर एक्सिस। BB1 क्या कहलाएगी बेटा, माइनर एक्सिस। तो इतनी कहानी तो सबको इलिप्स के बारे में पता होनी चाहिए। ये तो हम लोग 11th क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ के आते हैं बेटा। अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो कितनी हो जाएगी बेटा, 2a हो जाएगी, क्योंकि देखो यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a डिस्टेंस, और यहां से यहां तक भी a डिस्टेंस। तो टोटल ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी बेटा, 2b। तो ये तो हम लोग एनसीईआरटी में ही पढ़ के आते हैं बेटा। इलिप्स के बारे में सारी जानकारी एक बार फिर से सुन लो। ये इलिप्स का फिगर है, इसके दो फोकस है,
पहला फोकस है F1 जिसके कोऑर्डिनेट है AE, 0, दूसरा फोकस है F2 जिसके कोऑर्डिनेट है -AE, 0, मेजर एक्सिस है बेटा AA1, माइनर एक्सिस है BB1। जो मेजर एक्सिस की लेंथ है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो 100% 2a है और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है बेटा 2b है। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है बेटा वो होती है x = a/e और यहां पर जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है बेटा वो क्या है x = -a/e। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें इतनी बातें इलिप्स सिखाता है बेसिक लेक्चर में। अच्छा, अब हम तुमसे बोले यहां पर e क्या है, e तो ध्यान से सुनना बेटा, ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। क्या मतलब होता है बेटा, इसेंट्रिसिटी। तो ध्यान रखना, अब तुम्हें एक डेफिनेशन बता देते हैं बेटा इसेंट्रिसिटी की, कि इसेंट्रिसिटी होती क्या है आखिर। इसेंट्रिसिटी बेटा जैसे कोई भी कर्व है उसका एक फोकस होगा, ये हमने बोल दिया बेटा फोकस है F। इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट ले लो P, इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट ले लो बेटा P, ठीक है, तुमने ले लिया P। इस कर्व की अपनी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, हर कर्व की अपनी एक डायरेक्ट्रिक्स और अपना एक फोकस होता है बेटा, तो इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स थी। अब हमने बोला इस पॉइंट P से फोकस की डिस्टेंस, इस पॉइंट P से फोकस की डिस्टेंस और इस पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट P से बेटा डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराओ। तो अगर तुम ये डिस्टेंस यानी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस अपॉन पॉइंट की बेटा डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका रेशियो देखोगे तो वो E आएगा। क्या आएगा बेटा, E। तो याद रखना बेटा PF अपॉन PM जो होता है यानी इस पॉइंट P से फोकस तक की डिस्टेंस अपॉन इस पॉइंट से सामने वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर गिराया है इसकी डिस्टेंस, PF अपॉन PM करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू। तो ये छोटी मोटी बातें हमें इलिप्स में पहले से पता थी, लेकिन हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहां कोई यूज नहीं। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया कि तुम्हें फीलिंग पता चल जाए कि हां इलिप्स के बारे में ये सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है। अब एक इलिप्स की बेटा डेफिनेशन सुनना। हमने बोला अगर इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट P है, अगर इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट P है तो बेटा इस पॉइंट की पहले वाले फोकस से डिस्टेंस प्लस दूसरे वाले फोकस से डिस्टेंस, इन दोनों का जो सम आएगा ना बेटा PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2, ये 100% जो बराबर आएगा बेटा वो 2a के आएगा। याद रखना बेटा ये इलिप्स की डेफिनेशन है। इलिप्स के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट P लाई कर रहा है, इलिप्स के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट P लाई कर रहा है तो P की पहले फोकस से डिस्टेंस प्लस P की दूसरे फोकस से डिस्टेंस का जो सम आएगा वो हमेशा मेजर एक्सिस यानी 2a के बराबर होगा, यानी AA1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, AA1 के। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 11th वाली क्लास में जो बच्चे 11th क्लास में है वो आगे बेटा इस चैप्टर को कोनिक सेक्शन को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे, तो वो इससे भली भांति वाकिफ होंगे बेटा। अच्छा खैर, अब हमने तुमसे बोला हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे हम पहचाने कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक इलिप्स पे लाई कर रहा है। तो बिल्कुल आसान बात है बेटा, ये भी सुनना। हमने बोला अगर ये एक जेड जो है अगर वो इलिप्स पे लाई कर रहा है तो इसके दो फोकस हमने मान लिए, एक मान लिया Z1 और दूसरा फोकस हमने मान लिया बेटा Z2। Z1 Z2 हमने दो फोकस मान लिया। अब तुम्हें पता है इलिप्स की डेफिनेशन से कि Z की Z1 से डिस्टेंस प्लस Z की Z2 से डिस्टेंस, Z की Z1 से डिस्टेंस मतलब मॉड ऑफ Z माइनस Z1। अरे इसी को तो पढ़ते हैं, Z की Z1 से डिस्टेंस। पहले भी बताया था मॉड ऑफ A माइनस B का मतलब होता है A और B के बीच की डिस्टेंस। तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का क्या मतलब हो जाएगा, Z और Z1 के बीच की डिस्टेंस प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, Z और Z2 के बीच की डिस्टेंस का जो सम आएगा बेटा वो 100% किसके बराबर आएगा, 2a के बराबर। किसके बराबर आएगा बेटा, 2a के बराबर। इतनी कहानी भी सबको समझ में आ गई होगी यार कि Z की Z1 से डिस्टेंस प्लस Z की Z2 से डिस्टेंस का सम जो है वो 2a के बराबर आएगा। कभी भी इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हो, कभी भी इस फॉर्म में ये बेटा माइनस है। अच्छा, कभी भी इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हो तो तुम बोल दोगे बेटा कि इलिप्स है।
लेकिन साथ ही साथ तुम्हें यह भी चेक करना पड़ेगा कि Z1 और Z2 के जो बीच की डिस्टेंस है वो 100% 2a से छोटी होनी चाहिए। अरे दिख भी रहा होगा फिगर में, Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस ये है और 2a जो है बेटा वो AA1 है, तो 100% ये वाली डिस्टेंस जो है वो 2a का मतलब ये वाली डिस्टेंस है तो छोटी होगी। अबे 2a का मतलब है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस ये है 2a। तो ये जो तुमने हमने रेड में दिखाया है बेटा, ये है Z और Z1 के बीच की डिस्टेंस, तो वो 100% 2a से तो छोटी होगी, AA1 की लेंथ से तो छोटी होगी। तो जब जब ये दो इक्वेशन फॉलो कर जाए, ये दो इक्वेशन अगर फॉलो करती हैं ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z अगर इन दोनों इक्वेशन को फॉलो करता, दोनों को याद रखना, सिर्फ एक को नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन को भी और नीचे वाली इक्वेशन को भी, तब तुम बोल दोगे कि Z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z है वो 100% एक इलिप्स पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है बेटा? इलिप्स पे। तो अभी तक हमने तुम्हें क्या क्या बता दिया ज्योमेट्री में? हमने तुम्हें सर्कल बता दिया बेटा, रेक्टेंगल बता दिया, इलिप्स बता दिया। सर्कल में क्या बताया? सर्कल की इक्वेशन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। सर्कल की इक्वेशन क्या बताई? मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इज इक्वल टू R। ये एक सर्कल है जिसके सेंटर Z नॉट है, रेडियस R है। दूसरी इक्वेशन क्या बताई बेटा? मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू R। ये एक सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 और रेडियस R है। तीसरी इक्वेशन क्या बताई बेटा? Z Z बार प्लस A बार Z प्लस A Z बार प्लस B इज इक्वल टू 0, वेयर A इज इक्वल टू माइनस Z नॉट एंड B इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z नॉट स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन तो हमने तुम्हें सबसे पहले सर्कल की बताई। अब आते बेटा रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल की इक्वेशन क्या बताई थी? Z बार क्यूब प्लस Z बार Z क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर जो Z है बेटा वो x प्लस आयोटा y है, जहां पर x और y जो है वो एक इंटीजर है, तभी रेक्टेंगल बनेगा, अदरवाइज रेक्टेंगल नहीं बनेगा बेटा। तीसरी बात हमने तुम्हें क्या बताई? इलिप्स की। तुम्हें पता है इलिप्स के सरकमफेरेंस पर अगर कोई पॉइंट Z है तो Z की पहले फोकस से डिस्टेंस यानी मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस Z की दूसरे फोकस से डिस्टेंस यानी मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू 2a यानी मेजर एक्सिस के बराबर होगी। एंड साथ ही साथ तुम्हें यह भी चेक करना होगा बेटा, मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 जो है वो 2a से छोटा आना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें ज्योमेट्री में बहुत आगे तक ले जाएंगी बेटा। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं कि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे मेंस में एडवांस के लिए बेटा ये शस्त्र है तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसका क्वेश्चन सही होता है तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, कोनिक के बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सही करने का एक मौका भी मिलेगा। कोनिक में अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर ढंग से समझ में आता है बेटा तो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये सब बहुत आसान लगने वाले हैं तुम्हें आगे चल करके। तो अब हम लोग आ जाते हैं बेटा, सुनते हैं कि जैसे चलो एक क्वेश्चन ही हम तुम्हें कराते हैं। देखो तुम्हारी नॉलेज से, क्योंकि काफी देर से थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है बेटा। फिर तुमसे बता रहे हैं कि थ्योरी से अच्छा कि जितने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे, न्यूमेरिकल से थ्योरी समझ में आनी चाहिए, थ्योरी से न्यूमेरिकल का कोई काम नहीं होता। अब हमने तुमसे बोला कि चलो तुम्हें एक हम फिगर दे रहे हैं बेटा, एक फिगर बना रहे हैं तुम्हारे सामने, एक फिगर बना रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा क्वेश्चन। ये पॉइंट है P, हमने तुमसे बोला एक फिगर तुम्हारे सामने दे दिया, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, ठीक। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है, ऐसा हमने तुम्हें दे दिया। हमने P के कोऑर्डिनेट तुम्हें दे दिए बेटा -1,0, Q के S के कोऑर्डिनेट दे दिए बेटा 1,0, Q के कोऑर्डिनेट दे दिए -1 प्लस √2, √2 और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए -1 प्लस √2, -√2। ये चीजें क्वेश्चन में गिवन है बेटा। PQRS के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे। अब हमने तुमसे बोला कि एक शेडेड रीजन है, अब हमने तुमसे बोला कि बेटा ये जो है वो एक शेडेड रीजन है, ध्यान से देखना बेटा, ये एक क्या है बेटा? शेडेड रीजन है। इस शेडेड रीजन में ये पूरा क्या है बेटा? एक शेडेड रीजन हमने तुम्हारे सामने दे दिया और हमने तुमसे बोला इस शेडेड रीजन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z लाई कर रहा है। इस शेडेड रीजन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z लाई कर रहा है, कहीं भी हो सकता है बेटा Z, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां पे भी, मतलब इस शेडेड रीजन में कहीं पे भी Z हो सकता है, कहीं पे भी Z हो सकता है। अब
मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, या 4 ऑप्शन में दे देता हूं तुम्हें। पहला ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है मॉड ऑफ z प्लस 1 ग्रेटर देन 2। दूसरा ऑप्शन है बेटा मॉड ऑफ z प्लस 1 लेस देन 2। तीसरा ऑप्शन है बेटा मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और चौथा ऑप्शन है बेटा मॉड ऑफ z प्लस 1 ग्रेटर देन 4। ये हमने तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिया। हमने पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फिगर देखते ही तुम समझ सकते हो बेटा, फिगर देखते ही कैसे। तुम्हें पता है बेटा z जो है वो इसके, ये जो कर्व है, ये जो बेटा कर्व बन रहा है वो 100% सर्कल बन रहा है। अच्छा कैसे सर्कल बन रहा है, कैसे पहचानोगे ये पूरा कर्व सर्कल बन रहा है? तो बेटा अगर तुम्हें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, S पॉइंट के कोऑर्डिनेट, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो तुम एक काम कर सकते हो बेटा, ये PQ डिस्टेंस निकाल सकते हो। PQ डिस्टेंस, अरे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो तुम देखोगे बेटा 2 आ रही है ये वाली डिस्टेंस। अच्छा P और S के बीच की डिस्टेंस भी 2 है, P और R के बीच की डिस्टेंस भी निकालोगे तो 2 आएगी। तो तुम समझ गए बेटा कि 100% ये एक सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है ये एक सर्कल बना रहा है। तभी तो बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रेडियस का काम कर रही, ये 100% एक सर्कल बन रहा है। अगर अब हम तुमसे पूछें कि बताना z जो है तुम्हें पता है सर्कल के उस साइड लाई कर रहा है, z जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के राइट हैंड साइड पे बेटा कर रहा है लाई। मतलब z जो है वो इस इंटरवल में कहीं पे भी हो सकता है, z जो है वो इस इंटरवल में कहीं पे भी हो सकता है। इतनी बात भी सबको समझ में आ रही होगी। तो z जो है अगर इस इंटरवल में कहीं पे भी हो सकता है, तो अब हम तुमसे पूछें कि बताना z अगर यहां पर होता बेटा, सर्कमफ्रेंस पर होता z, तो बताना z की -1 से डिस्टेंस वो कितनी होती? तो तुम बोलोगे सर वो तो 2 होती। क्या बोला हमने? z की -1 से डिस्टेंस। तो z की -1 से डिस्टेंस क्या लिखोगे? मॉड ऑफ a माइनस बी। मॉड ऑफ a माइनस बी का मतलब होता है बेटा a और b के बीच की डिस्टेंस। तो मॉड ऑफ z -1 का क्या मतलब हो जाएगा? z और -1 के बीच की डिस्टेंस। ये है z, ये है -1। ये वाला पॉइंट जो p है बेटा वो -1 है, और ये क्या है? ये है बेटा z। तो z और -1 के बीच की डिस्टेंस इस केस में कितनी है? अभी तो 2 है। लेकिन जो z है बेटा वो सर्कमफ्रेंस में ना लाई करके उसके आगे कहीं कर रहा है, उसके आगे कहीं कर रहा है। तो इसका मतलब z जो है बेटा वो इस इंटरवल में लाई कराने के लिए 100% उसकी डिस्टेंस जो होगी बेटा वो 2 से तो बड़ी आनी चाहिए। अरे अगर z सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा तब डिस्टेंस 2 है, लेकिन वो तो सर्कमफ्रेंस के राइट हैंड साइड पे बेटा कर रहा है लाई। तो इसका मतलब 100% जो डिस्टेंस होगी बेटा वो 2 से तो बड़ी आएगी। इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम सही है। अरे माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस हो गया, मॉड ऑफ z प्लस 1 की वैल्यू 2 से बड़ी आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, मतलब पता होना चाहिए मॉड ऑफ a माइनस बी का क्या है। अच्छा इसी में बेटा अगर हम तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछे, देखो दूसरा क्वेश्चन अगर हम ये पूछें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 ये बेटा π/4 से छोटा है, ये बात प्रूफ करो। प्रूफ दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 जो है बेटा वो π/4 से छोटा आ रहा है, ये बात प्रूफ करो। तो तुम देखो कितनी आसानी से कर सकते हो बेटा इस क्वेश्चन को कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 π/4 से छोटा है। अच्छा आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 का मतलब क्या होगा? किसके किसके बीच का एंगल? आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल होता है, सबको पता है बेटा आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल होता है, बहुत बार क्लास में डिस्कस किया। आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल होता है। किसके किसके बीच का एंगल? z और -1 के बीच का एंगल। z, अच्छा -1 तो ये रहा तुम्हारे सामने, -1 तो ये रहा बेटा तुम्हारे सामने। और हमने बोला थोड़ा डार्क कर लेते हैं बेटा ताकि चीजें तुम्हें समझ में आए। तो ये था बेटा -1, और ये अगर तुमने यहां z मान लेते, मान लो इस Q पॉइंट पे z मान लेते, और अब हम सोचे अगर ये Q पॉइंट पे हमने z माना, और अगर हम ये सोचे कि z -1 के साथ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल हम कहीं से निकाल पाए, तो अपना क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा बेटा।
कि z और -1 का आर्ग्यूमेंट क्या है, मतलब z और -1 वाली लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। तो ये बात हमें बेटा स्लोप के फॉर्मूले से भी पता चल सकती है। अरे स्लोप का फॉर्मूला सबको पता होगा, m बराबर क्या होता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे ये है बेटा x2, ये है y2, ये है x1, ये है y1। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला तुमने बेटा 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहोगे। m बराबर 2 पॉइंट अगर गिवन है तो लाइन का स्लोप निकालना m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से जैसे ही हमने सॉल्व किया तो m बराबर आ गया √1, √2 अपॉन √2 दैट इज 1, यानी tan थीटा किसके बराबर आ गया बेटा, 1 के बराबर, यानी थीटा कितना आ गया, π/4 के बराबर। 100% ये वाला एंगल π/4 है, कितना है बेटा, π/4। लेकिन z जो है बेटा वो इस लाइन पे तो नहीं लाई कर रहा है यार, इस लाइन पे तो नहीं लाई कर रहा है बेटा, इस लाइन पे तो नहीं लाई कर रहा है। z जो है वो इस लाइन के नीचे है कहीं, इस लाइन के नीचे है बेटा कहीं, z जो है वो इस लाइन के नीचे है कहीं। बात समझ में आती होगी बेटा। तो 100% अगर इस लाइन पे लाई करता तब आर्गुमेंट π/4 होता, लेकिन इस पॉइंट के नीचे है कहीं, तो 100% जो एंगल होगा बेटा वो π/4 से तो कम का ही होगा, π/4 से तो कम का ही होगा। तो ये बात भी प्रूफ हो गई, हेंस प्रूफ। बात समझ में आती होगी यार, हेंस प्रूफ। तो इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हें यहां देखने को मिलेंगे बेटा, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और बेटा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रियली, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को तब मिलेगा बेटा जब तुम लगातार जितनी भी पुरानी क्लासेस हुई हैं, जितनी भी अभी वाली क्लास चल रही है, उन पे लगातार अपनी नजर बनाए रखोगे, पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, घर पे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन भेजोगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेजोगे। हाँ, कल एक बच्चे का व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया, वो भी डिस्कस कर लेता हूं बेटा। अगर तुम देख रहे हो बेटा और तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये क्वेश्चन उस बच्चे ने हमसे पूछा, उसका क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं लिख देता हूं बेटा, सभी लोग देख ले जरा एक बार। हमें क्वेश्चन बहुत अच्छा था इस बच्चे का भी, और मैंने बोला था कल क्लास में डिस्कस कर दूंगा बेटा, तो क्योंकि उस समय इतना टाइम नहीं मिल पाता। खैर, ये बच्चे का क्वेश्चन था, अगर सर ए जो दिया हुआ है वो दिया है z, जहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन दी है बेटा b एक ऐसा सेट दिया है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मॉड ऑफ z माइनस 2 माइनस आयोटा की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो दे रखी है 3। तीसरा जो है बेटा c जो दे रखा है वो दे रखा है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू z, इसकी वैल्यू दे रखी है √2। ध्यान से सुनना बेटा, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है और तुमसे क्या बोला गया है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो है बेटा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये तो था बेटा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है बेटा वो ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि लेट Z बी एनी पॉइंट, एक बार क्वेश्चन सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेना बेटा, एनी पॉइंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, देन मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 माइनस आयोटा का स्क्वायर लाइज बिटवीन। चार ऑप्शन है बेटा इस क्वेश्चन के, दूसरे वाले के चार ऑप्शन है। खैर पहले वाले के उसने ऑप्शन नहीं भेजे हमें, खैर कोई बात नहीं बेटा। तो पहला ऑप्शन है बेटा 25 एंड 29, 25 एंड 29। दूसरा ऑप्शन जो दिया है बी ऑप्शन, लिख देता हूं बेटा, इसी के ऊपर लिख देता हूं कहीं, जो बी ऑप्शन दिया है दूसरे क्वेश्चन का वो दिया है बेटा 30 एंड 34, 30 एंड 34। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा तुम लोगों को,
कि बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा होता नहीं बेटा। 35 एंड 39 और चौथा और लास्ट क्वेश्चन है बेटा 40 एंड 44। चलो देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से सुनना बेटा। ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा तो मैं डिस्कस कर देता हूं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, एक सेट दिया हुआ, देखो ए, ये सेट का साइन है बेटा। ए जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें लाई करने वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 1 या 1 से बड़ा है। बी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें मॉड ऑफ जेड -2 माइनस आयोटा की वैल्यू 3 के बराबर दी है। और सी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आई इंटू जेड, रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, √2। तो तुमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इन तीनों में कितने कॉमन पॉइंट होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब सबको पता है बेटा कि कॉमन, तो कॉमन पॉइंट कितने होंगे पहले तो हमें यह बताना है। दूसरे क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले वाले पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 3 इक्वेशन तुम्हें याद रहनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये पेज पे फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही लिख गया बेटा इस पूरी स्लाइड पे। तो एक काम करो, याद रखना बेटा, ए का मतलब क्या है, फिर से देख लो क्या दिया था क्वेश्चन में। ए का मतलब है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही दिया था शायद, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो चलो अब हम लोग बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट है ए वो सारे पॉइंट है जिसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 1 के बराबर यहां होता है, 1 के बराबर यहां होता है बेटा, सबको समझ में आ रहा होगा, 1 के बराबर तो यहां होता है। अब हम तुमसे बोले बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहां होगा, तो तुम बोलोगे सर ये तो 1 लाइन थी, ये तो 1 लाइन थी बेटा, ध्यान से देखना वरना सब चला जाएगा बेटा। ये तो 1 लाइन थी, ये थी 1 लाइन, बात समझ में आ रही होगी यार। तो 1 से बड़ी चाहिए हमें 1 से बड़ी चाहिए बेटा। तो 1 से बड़ी का मतलब जो ए होगा बेटा वो इस रीजन में कहीं भी हो सकता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि जो जेड है बेटा वो 1 लाइन के ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है, मतलब ये ए का इंटरवल है, ए इन पॉइंटों में कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी बेटा सबको, ए यहां लाई कर सकता है कहीं पे भी, ए जो है वो येलो वाले रीजन में कहीं भी कर सकता है लाइन, ठीक है, बिल्कुल सही बात बेटा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है ए जो पॉइंट है वो इस 1 वाली लाइन के ऊपर ही कहीं होगा, ऊपर ही कहीं पर होगा, इस शेडेड रीजन में कहीं भी हो सकता है ए। अच्छा, बी क्या दिया हुआ था बेटा, बी क्या दिया हुआ था, तो ध्यान से फिर से पढ़ लेते हैं। जो बी हमें दिया था वो दिया था ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर मॉड ऑफ जेड -2 माइनस आयोटा की वैल्यू 3 दे रखी थी, जहां पर, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, मॉड ऑफ जेड -2 माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी थी। तो बी इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं, मॉड ऑफ जेड -2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3। वेरी गुड बेटा। तो अब बताना, इस इक्वेशन को देख करके बताओ ये इक्वेशन किस चीज की है। तो पिछले टर्म पे भी बताया था, आज भी डिस्कस किया था, 100% जेड जो है वो एक सर्कल पे लाई कर रहा है। अरे वो किस पे लाई कर रहा है बेटा, एक सर्कल पे। यही सर्कल की तो इक्वेशन होती है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, एक सर्कल की इक्वेशन होती है, पिछले लेक्चर में बताया था बेटा। तो यहां पर जेड माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3। मतलब ये एक ऐसा सर्कल है, जेड एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 2,1 है, 2,1 है और रेडियस बेटा 3 है। सेंटर कितने हैं, 2,1 और बेटा रेडियस कितनी है, 3। तो बना देते हैं बेटा, 2,1 कहां होगा, जल्दी से देख के बताओ। ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये डिस्टेंस 1 हो गई, ये आ गया 2,1, ये आ गया 2,1 और रेडियस 3 होने का मतलब क्या है बेटा कि 100%, अगर ये 2 है बेटा और ये 1 है तो 100% जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना। अरे बात समझ में आती होगी यार। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा, ये वाला पॉइंट जो है वो 2,1 है, यानी सेंटर 2,1 है।
तो ये वाला पॉइंट था 0,0 और रेडियस कितनी है बेटा 3 है। रेडियस 3 होने का मतलब यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्यू पॉइंट की वो 100% जो क्यू पॉइंट होगा वो -1,0 होगा। अभी अगर ये डिस्टेंस 2 है, कौन सी बेटा, देखो रेडियस जो है वो ओवरऑल 3 है बेटा, रेडियस कितनी है 3 है, यहां से पता चल रहा है रेडियस 3 है, तो रेडियस तो 3 तभी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 है और ये पूरी डिस्टेंस 3 है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 1 होगी। इसका मतलब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1,0 ना होके बेटा -1,1 होंगे, सॉरी -1,1 होंगे। बात समझ में आ रही होगी यार, ये वाले पॉइंट जो होंगे वो -1,1 होंगे क्यू पॉइंट के। खैर ये हमने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए बेटा, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -1,1, ठीक है। तो इतनी कहानी तो सबको समझ में आ रही होगी। अच्छा अब क्या बोल रहा है बेटा, तो इसका मतलब जो बी है, बी है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस सर्कल पे लाई कर रहे हो, बी जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस सर्कल पे लाई कर रहे हो। तो बी जो है बेटा वो इस सर्कल में कहीं पे भी हो सकता है। देखो अब हम तुम्हें रेड कलर से दिखा दे रहे हैं कि बी जो है वो कहीं भी हो सकता है, यहां 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 इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, जो रेड वाले पॉइंट बन रहे हैं ये बी के हैं, बी इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि बी तो बेटा सर्कल पे लाई कर रहा है, बी जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन दी थी। तो बी इनमें से कुछ भी हो सकता है, बी इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जिसको जो बिल्कुल बेसिक क्लास पढ़ना चाह रहा है बेटा, देखो मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, थोड़े तो डिफिकल्ट क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, ये तो अभी शुरुआत है। एक से एक अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा वो सीरियसली इस एक एडू के प्लेटफॉर्म पे तुम्हें जरूर मिलेगा बेटा। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत अच्छे, तो जिससे तुम्हारा बेसिक बहुत अच्छा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। एडवांस के क्वेश्चनों को देख के घबराओ नहीं तुम। तो बेटा बी जो है वो ये रेड वाले पॉइंट में कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं सी के ऊपर, बेटा कि सी क्या क्या हो सकता है। सी, तो सी में हमें क्या दिया हुआ था, पहले तो बेटा सी की इक्वेशन देख लो कि सी दिया क्या है। सी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ताकि रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू जेड की वैल्यू √2 के बराबर है। सी क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, इसकी वैल्यू √2 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू जेड तो निकालना बेहद आसान, 1 माइनस आयोटा इंटू जेड का रियल पार्ट निकालना तो बेहद आसान। देखो क्या लिखा है, 1 माइनस आयोटा और जेड क्या होता है बेटा, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू √2। इसका रियल पार्ट निकालना है, रियल पार्ट। तो केवल रियल पार्ट कब आएगा जल्दी से बताओ बेटा, जब 1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तब रियल पार्ट आएगा, और जब माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई बेटा आयोटा y के साथ आएगा तब रियल पार्ट आएगा, बाकी तो सब इमेजिनरी आएंगे। इससे रियल पार्ट निकाल लो मल्टीप्लाई करा के, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के रियल पार्ट देख लो। तो रियल पार्ट जो आया बेटा इधर से तो x आया जब 1 का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ, और इधर से क्या आया माइनस आयोटा इंटू आयोटा, यानी प्लस वाई आ गया बेटा, प्लस वाई। अरे आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, माइनस ऑफ -1 यानी +1, यानी जो सी होगा बेटा, जो सी होगा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 पे लाई कर रहा है। 100% ये एक लीनियर इक्वेशन है, और अगर लीनियर इक्वेशन है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब एक लाइन पे लाई कर रहा है, और लाइन क्या है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। अच्छा ये लाइन बनेगी कैसे, यानी x इज इक्वल टू बेटा y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो x की वैल्यू √2 आई। √2 कहां पर होगा, यहां कहीं होगा बेटा, क्योंकि ये पॉइंट था 2, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ये जो r पॉइंट है वो क्या है बेटा 2,0। सबको समझ में आ रहा है, तो √2 तो इसके पहले ही होगा कहीं, तो इसको s पॉइंट मान लेते हैं, चलो s मान लेते हैं। लाइन यहां से और 1 के ऊपर होगा बेटा √2, जब y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू √2 आई, जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो बेटा y की वैल्यू √2 आई। तो ये लाइन जो है वो 100% रेड से ना करके बेटा किसी और कलर से दिखा दे रहे हैं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ये लाइन जो है बेटा वो 100% ये ब्लू वाली में, इस ब्लू वाली लाइन पे सी कहीं भी बेटा कर सकता है लाइन, इस ब्लू लाइन पे सी कहीं भी हो सकता है, इस ब्लू लाइन पे ब्लू और ग्रीन जो बन रही है बेटा इस लाइन पे सी कहीं भी हो सकता है। तो ये जिगजैग वाले पे सी कहीं भी हो सकता है, इस जिगजैग लाइन पर ना, लाइन खैर ये लाइन थी, जिगजैग तो हमने तुम्हें दिखाने के लिए कर दिया। इस लाइन पे सी कहीं भी हो सकता है, लाई कर सकता है बेटा।
देखने में बड़ा लग सकता है बेटा, क्वेश्चन है आसान, बहुत सारी चीजें तुम्हारी इसमें क्लियर हो रही होंगी। तो अब तुमसे बोल रहा है ए जो है बेटा वो येलो कलर वाला शेडेड वाला, उसमें कहीं ए हो सकता है, बी जो है वो बेटा रेड पॉइंट वाले में से कुछ भी हो सकता है, और सी जो है वो जिगजैग वाले मोशन में कुछ भी हो सकता है, इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी हो सकता है, लाई कर सकता है सी। अच्छा, अब तुमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो निकालने को बोला था बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखो बेटा, हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में यार, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितने एलिमेंट ए बी और सी में कॉमन है, कितने एलिमेंट ए बी और सी में कॉमन है? फिगर तुम्हारे सामने है, फिगर तुम्हारे सामने बेटा, बताओ जल्दी से कितने एलिमेंट हैं जो ए बी और सी में कॉमन है? तो तुम बोलोगे सर वन एंड ओनली वन एलिमेंट है जो ए में भी लाई कर सकता है, साथ ही साथ बी में भी लाई कर सकता है, और साथ ही साथ सी में भी लाई कर सकता है, और वो पॉइंट है बेटा ये व्हाइट वाला। ये व्हाइट वाला अगर 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 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा जेड, जो ए रीजन में भी लाई कर सकता है, जो बी वाला भी हो सकता है और जो सी वाला भी हो सकता है। यानी तीनों के तीनों पॉइंट अगर ए इंटरवल वाले, बी इंटरवल वाले और सी इंटरवल वाले पॉइंट अगर हमें कॉमन देखने हो तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, और ये पॉइंट है बेटा ये व्हाइट वाला जेड। अगर ये पॉइंट जो जेड है बेटा ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करे तो तुम तुरंत बोल दोगे बेटा ये ए इंटरवल में भी हो सकता है, बी के इंटरवल में भी हो सकता है और सी के इंटरवल में भी हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो तीनों में लाई कर रहा हो, जो तीनों में, जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, इसके अलावा और कोई पॉइंट है नहीं। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1। कितना आ जाएगा? 1। खैर बच्चे ने ऑप्शन नहीं दिए थे तो हमने भी तुम्हारे सामने ऑप्शन नहीं लिखे बेटा ना, तो ये पहला क्वेश्चन जिस बच्चे ने भी पूछा होगा बेटा, अगर वो मौजूद है तो उसको समझ में आता होगा आंसर इज 1। खैर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 5 माइनस आयोटा का स्क्वायर लाइज बिटवीन, कहां लाई करेगा? ये 4 इंटरवल दिए हैं बेटा, 30 एंड 34 के बीच में लाई करेगी इसकी वैल्यू, 35 एंड 39 के बीच में लाई करेगी इसकी वैल्यू, 40 एंड 44 के बीच में लाई करेगी इसकी वैल्यू, कि 25 एंड 29 के बीच में लाई करेगी इसकी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, देखो क्या दिया, पहले तो पढ़ो बेटा ये है क्या, ये है क्या? मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ध्यान देना बेटा एक बार, क्या दिया हुआ है सुन लेना, यही इधर ही सुना देते हैं बेटा। क्या दिया हुआ है? मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस, यही दिया होता शायद, प्लस आगे क्या दिया था बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 5 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 5 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछ रही है, इन दोनों का सम जो है वो किस इंटरवल में लाई करेगा बेटा? जिसने क्वेश्चन पूछा है बेटा वो ध्यान से सुने कि इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अच्छा अब जो जेड दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन में जो जेड दिया हुआ है, लेट जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में तो बेटा एक ही कॉमन पॉइंट है जेड, तो जेड यही है बेटा, जेड यही है। इसको देख करके क्या पता चल रहा है बेटा? इसको देख करके ये पता चल रहा है जैसे ही तुमने माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया -1 प्लस आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर। तो तुम्हें ये पता चल रहा है इसको देख करके कि ये किसके किसके बीच की डिस्टेंस है, ये जेड और -1 प्लस आयोटा, यानी -1, और जेड के बीच की डिस्टेंस है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा है जेड और -1, के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। जेड तो ये था, -1, ये तुम्हारे सामने है बेटा, -1, ये जेड और -1, के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इस व्हाइट वाले का स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी बेटा? जेड और -1, के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस जेड और ये क्या लिखा हुआ बेटा? जेड, ध्यान से सुनना बेटा, जेड और किसके किसके बीच का स्क्वायर? 5 प्लस आयोटा, यानी 5, जेड और 5, 1 के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा 5, 1 कहां होगा?
इसको देख करके बताओ बेटा 5,1 है, जेड और 5,1, जेड तो ये रहा, 5,1 कहां होगा, क्योंकि रेडियस 3 है, ये डिस्टेंस 2,1 थी, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 3 है, इसका मतलब 5,1 ये रहा, 5,1 ये रहा। सबको बात समझ में आ रही है कि बेटा 5,1 ये रहा। तुमसे बोला गया बेटा z और 5,1 के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तुमसे बोला इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा ये एंगल सबको दिख रहा होगा बेटा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि सेम ही सर्कल पे बना एंगल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सेम ही सर्कल पे बना एंगल, सेम ही सर्कल पे बना एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 90 डिग्री का होता है बेटा तो 100% इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, हाँ या ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा बेटा। तो तुम्हें इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना था, इनकी डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना था, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, अबे ये सर्कल की डायमीटर है, अबे ये सर्कल की डायमीटर है, और अगर ये सर्कल की डायमीटर है बेटा तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 6, और इसका मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया, तो इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कितना आंसर आ गया बेटा 36। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आया, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया बेटा 36। कितना आया 36। बात सबको समझ में आती होगी बेटा, 36 आया तो जल्दी से आओ और ऑप्शन देखते हैं बेटा कौन सा सही है। 36 ये ऑप्शन तो गलत हो गया पहला वाला, 25 और 29 के बीच में 36 नहीं लाई करता बेटा, ये भी गलत हो गया, ये सी ऑप्शन सही है बेटा। कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा कि क्या तुम्हें समझ में आया, अगर आया तो बहुत अच्छा बेटा। प्लीज इस तरीके के क्वेश्चन भेजते रहो ताकि तुम्हें बहुत सारी चीजें यहां सीखने को मिले ना। और फिर तुमसे बता रहे हैं बेटा बहुत मेहनत करेंगे इस चैनल पे ना, तो तुम जल्दी से जल्द बेटा अपने और फ्रेंड्स को जोड़ करके इस चैनल से, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मुझे भी लगे कि नहीं मुझे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है। अपनी रेंज बहुत ज्यादा होनी चाहिए बेटा क्वेश्चंस को लेकर के, न्यूमेरिकल्स को लेकर के। तो न्यूमेरिकल्स भेजो, सारे न्यूमेरिकल्स ऑन बोर्ड सॉल्व करूंगा बेटा, बिल्कुल बहुत फायदा मिलने वाला है। आज की क्लास में इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच। कल इसी के आगे शुरुआत करेंगे बेटा ज्योमेट्री की, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, डी मोइवर्स थ्योरम की, बहुत कुछ अभी इस चैप्टर में पढ़ना बाकी है। तो कल प्लीज 1:10 पर फिर से क्लास स्टार्ट होगी, तो बच्चों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी सीख सके बेटा, वो भी आपका एक हेल्दी कंपटीशन आपके साथ क्रिएट कर सके। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही बेटा।